हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा सेशन है टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी का, वो है सेशन 3, जिसमें हम लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सेशन हमारा स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसके आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपने टॉपिक की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो पहला क्वेश्चन था, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर, ये मैंने आपसे पूछा था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बच्चों, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में भी आए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन हमने उठाया है। ठीक है। सो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है, तो दैट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सो इट वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इन्होंने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे और जो ऑर्गेनिज्म है उनकी एफिनिटीज को भी, ऑर्गेनिज्म के अमंग जो एफिनिटी है उसको भी कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स proposed by these two botanists is claimed to be a natural system। यानी कि कौन सा सिस्टम, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया था? सो दैट इज बेंथम एंड हुकर। इन्होंने हमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड प्रेजेंस ऑफ कार्पल, स्टाइल, स्टिग्मा। तो दीज आर सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेक्सुअल स्ट्रक्चर को या फिर कैरेक्टर्स को कौन से साइंटिस्ट ने कंसिडर किया था क्लासिफिकेशन में? सो दैट इज कार्ल लीनियस। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने सारा डिटेल में डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, डिटेल में डिस्कशन किया है इन सारे आंसर्स का, तो आप वो सेशन भी जाके एक बार देख के आ जाइए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। कौन सा क्लासिफिकेशन है? कौन सा क्लासिफिकेशन है? सो दैट इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर कैरेक्टर्स को नंबर दिए जाते हैं और उस बेसिस पे सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हम लोग उसे कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेक्सोनोमी का। तो टेक्सोनोमी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए टेक्सोनोमी है क्या। तो टेक्सोनोमी का मतलब समझने के लिए हम इस टेक्सोनोमी वर्ड को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये टेक्सोनोमी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज टेक्सिस एंड नोमस। ठीक है, दैट इज टेक्सिस एंड नोमस। इसको इरेज कर लेते हैं और ठीक से लिखते हैं, दैट इज दो वर्ड से मिलके बना है हमारा टेक्सोनोमी, दैट इज टेक्सिस एंड नोमस। ठीक है, दिस इज ओ, दो वर्ड से मिलके बना है। टेक्सिस का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट। एंड नोमस का मतलब होता है लॉज, कुछ रूल्स। ठीक है, नोमस का मतलब होता है कुछ रूल्स या फिर कोई लॉ। ठीक है, तो टेक्सोनोमी जो ये जो टर्म है ये पहली बार कॉइन किया था, किन्होंने कॉइन किया था? सो दैट वाज फर्स्ट कॉइन बाय एपी डी कैंडोल। एपी डी कैंडोल, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टेक्सोनोमी वर्ड को कॉइन किया था। किन्होंने किया था? एपी डी कैंडोल। इन्होंने फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था। कौन से साल में कॉइन किया था? सो दैट वाज इन 1813। 1813 में फर्स्ट टाइम एपी डी कैंडोल ने इस टर्म को कॉइन किया था, अपनी बुक में कॉइन किया था उन्होंने। ठीक है, बुक का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। बुक का नाम था थ्योरीज एलिमेंटेरिया डी ला बोटेनिक। सो ये बुक का नाम था जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम टर्म को कॉइन किया था। टर्म क्या है हमारा? टेक्सोनोमी। इस टर्म को फर्स्ट टाइम कॉइन किया था किसने किया था? एपी डी कैंडोल ने फर्स्ट टाइम इस टर्म को कॉइन किया था इन 1813 अपनी एक बुक में। और ये है बुक का नाम। बुक का नाम क्या है? थ्योरीज एलिमेंटेरे डी ला बोटेनिक। तो टेक्सोनोमी के मतलब को समझे अगर, तो टेक्सोनोमी का सिंपल अगर हम मीनिंग यहाँ पे निकाले तो इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करें तो क्या है? टेक्सोनोमी इज नथिंग बट क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स का,
ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट होगा, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाएगा ग्रुप में, डिफरेंट टेक्सॉन कह सकते हैं हम, जो कि डिफरेंट ग्रुप के लिए यूज कर सकते हैं। अरेंज किया जाएगा ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज या फिर सम रूल्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करेंगे, प्लेस करेंगे। सो दैट ब्रांच इज नथिंग बट दैट ब्रांच इज नोन एज टेक्सोनोमी। ठीक है, उसी ब्रांच को हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमी कहेंगे। टेक्सोनोमी क्या क्या इंक्लूड करता है, सो इट इंक्लूड क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम रखना, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारी चीजें जो है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टेक्सोनोमी। तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। टेक्सोनोमी जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, दैट इज टेक्सिस एंड नोमस। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नोमस का मतलब होता है लॉ। सो इससे हमारा मीनिंग क्या निकलता है कि ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉ, एंड दैट इज नोन एज टेक्सोनोमी। ठीक है, ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम कॉइन किया था एपी डी केंडोल ने इन 1813 में। फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया था, इस टर्म को कॉइन किया था अपनी एक बुक में। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। सो अभी बात करते हैं, देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी। अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स, वैसे ही टेक्सोनोमी में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं टेक्सोनोमी के। सो कौन कौन से लेवल है, सो फर्स्ट वन इज अल्फा, सेकेंड इज बीटा एंड थर्ड इज गामा एंड फोर्थ इज ओमेगा। तो अल्फा टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें तो अल्फा टेक्सोनोमी बेसिकली इट कंसर्न विथ फाइंडिंग, describing and naming। तो अल्फा टेक्सोनोमी जो है ऐसी टेक्सोनोमी है जो कि कंसर्न्ड होती है विथ फाइंडिंग, डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये अल्फा टेक्सोनोमी जो है, अल्फा टेक्सोनोमी इज फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप इन टेक्सोनोमी। जो पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है टेक्सोनोमी का, दैट इज इंक्लूडेड इन अल्फा टेक्सोनोमी। तो इसको लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप। ठीक है, टेक्सोनोमी का जो पहला और बेसिक स्टेप होता है दैट इज अल्फा टेक्सोनोमी। वहीं बीटा टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें, सो बीटा टेक्सोनोमी इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल ग्रुप्स, और वी कैन कॉल इट एज बायोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल क्लासेस, नेचुरल ग्रुप एंड बायोलॉजिकल क्लासेस। ठीक है, सिंपली अगर हम देखें तो फर्स्ट में क्या कर लिया हमने, किसी भी स्पीशीज को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को फाइंड कर लिया, उसको डिस्क्राइब कर लिया, उसके कैरेक्टर्स लिख लिए, उसको उसका नाम दे दिया। बीटा टेक्सोनोमी में क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को फिर हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगा इन केस इन बीटा टेक्सोनोमी। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं स्पीशीज को, अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज। ठीक है, सो दैट इज इंक्लूडेड इन बीटा टेक्सोनोमी। वही गामा टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें तो गामा टेक्सोनोमी में हम क्या करेंगे, गामा टेक्सोनोमी बेसिकली इट डील्स विथ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न्स, इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न्स। यानी कि यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड पैटर्न्स। ओमेगा की अगर हम बात करें, ओमेगा टेक्सोनोमी में जितना भी डेटा अवेलेबल है, जितना भी डेटा या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस ऑर्गेनिज्म से या फिर उस स्पीशीज से रिलेटेड, वो सारी की सारी स्टडी की जाएगी। सो दिस इज मॉडर्न method, this include modern method of taxonomy, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन और डेटा जो भी अवेलेबल है उसको स्टडी किया जाता है। तो यहां तक अभी हमने पढ़ लिया, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेक्सोनोमी, अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी स्पीशीज को फाइंड करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, देन उसका नाम रखेंगे, देन नेमिंग होगी। ठीक है, तो सबसे बेसिक एंड फर्स्ट स्टेप जो है टेक्सोनोमी का दैट इज अल्फा
टेक्सोनॉमी। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज बीटा टेक्सोनॉमी। इसमें क्या होगा, हम क्लासिफाई करेंगे नेचुरल ग्रुप्स में या फिर बायोलॉजिकल क्लासेस में और स्पीशीज का अरेंजमेंट करेंगे। गामा टेक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस और उसके पैटर्न्स, इवोल्यूशनरी पैटर्न्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओमेगा टेक्सोनॉमी में हम जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या फिर जो भी डेटा अवेलेबल है कि वो कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसकी कैरेक्टर्स क्या है, वो सारा डेटा हम क्या करते हैं इस केस में स्टडी करते हैं और हम यूज करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्सोनॉमी को इन केस ऑफ ओमेगा टेक्सोनॉमी। सो अभी हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर या फिर नेमिंग की अगर हम बात करें सो बेसिकली ये दो टाइप की होती है, दैट इज कॉमन नेम। इसी कॉमन नेम को हम बोलते हैं वर्नैकुलर नेम। इसी को क्या बोला जाता है, वर्नैकुलर नेम भी बोला जाता है। सेकेंड जो नेम है दैट इज साइंटिफिक नेम, दैट इज साइंटिफिक नेम। तो अभी क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे पास कॉमन नेम था तो हमें इस साइंटिफिक नेम की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो बेसिक से एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास आलू। ठीक है, आलू बोला जाता है, ये है हमारे पास एक वेजिटेबल जिसके अलग अलग नाम है। मराठी में अगर हम देखें तो उसको बटाटा बोलते हैं, मराठी में इसको हम बटाटा बोलते हैं। वहीं हिंदी में इसको हम आलू कहते हैं और इंग्लिश में इसको पोटैटो कहते हैं। तो अभी आप देख लीजिए एक ही रीजन में यहाँ पे इस इस एक ही वेजिटेबल के इतने अलग अलग नाम हैं। तो वैसे ही जब आप कहीं और जाएंगे इसका नाम कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारी वेजिटेबल है या फिर हम कहें यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम रीजन के हिसाब से चेंज होता है, फिक्स नहीं होता। लैंग्वेज के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे जरूरत पड़ी किसी ऐसे नाम की जो हर रीजन में, हर प्लेस पे सेम ही रहे, ताकि जब भी हमें स्टडी करनी हो, फर्दर स्टडी करनी हो उस प्लांट के बारे में, उस प्लांट से रिलेटेड या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसमें डिफिकल्टी ना आए। तो इसी वजह से अराइज हुआ कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, इसी वजह से हमें साइंटिफिक नेम्स की जरूरत पड़ गई। तो नॉमेनक्लेचर क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या देना, एक फॉर्मल नेम देना। फॉर्मल नेम यानी कि कोई ऑफिशियल नेम देना। ठीक है, यूजिंग सम रूल्स, यूजिंग सम लॉ, यूजिंग सम सिस्टम। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को एक फॉर्मल नेम दे रहे हैं कुछ लॉस को यूज करके, कुछ सिस्टम को यूज करके। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, नॉमेनक्लेचर, उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पे नेम जो है बच्चों या तो वर्नैकुलर भी हो सकते हैं जैसा हमने अभी पढ़ा, या फिर साइंटिफिक भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बारे में, वर्नैकुलर नेम्स या फिर कॉमन नेम जिसे हम कहते हैं, साइंटिफिक नेम के बारे में। डिटेल में हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नेम्स के बारे में। पहले कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिफरेंस में देख लेते हैं। तो वर्नैकुलर नेम्स को हम क्या कह सकते हैं, लोकल नेम भी कह सकते हैं, लोकल नेम्स, या फिर वी कैन कॉल इट एज कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम भी इसको कह सकते हैं। साइंटिफिक नेम जो है इट इज यूनिवर्सल नेम, यानी कि सिर्फ किसी लोकेलिटी तक ये लिमिटेड नहीं है, इट इज यूनिवर्सल। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल नेम। ये नाम जो है लोकल पब्लिक के थ्रू यूज किया जाता है, उस रीजन के लोकल जो पब्लिक है वो यूज करते हैं। जबकि ये जो नाम है साइंटिफिक नेम जो है इट इज यूज बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो है इट इज यूज बाय साइंटिफिक कम्युनिटी, वेयर एज लोकल नेम जो है वो लोकल पब्लिक वहां की यूज करती है किसी भी जोग्राफिकल रीजन के। सो दिस लोकल नेम या फिर दिस वर्नैकुलर नेम इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि ये चेंज होता रहता है। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स। ये क्या होता है, ये चेंज होता है किसके साथ, प्लेस एंड लैंग्वेज के साथ। ठीक है, हिंदी में उसका कुछ नाम होगा, इंग्लिश में कुछ नाम होगा और फिर मराठी में कुछ और नाम होगा। तो ये जो नाम होते हैं ये फिक्स नहीं होते, वेयर साइंटिफिक नेम जो है दे आर फिक्स्ड। ये फिक्स ही होते हैं, इनकी स्पेलिंग भी चेंज नहीं होगी, इनका नाम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है ये लैटिन लैंग्वेज में होता है। नॉर्मली लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज। इसमें डेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं इंग्लिश लैंग्वेज का और लैटिन का, तो इंग्लिश में जो है, जैसे एग्जांपल ले अगर हम कलर का,
सो कलर की स्पेलिंग है COLOUR, लेकिन अभी कलर की स्पेलिंग क्या है? COLOR। ये स्पेलिंग भी करेक्ट है, ये स्पेलिंग भी करेक्ट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं, वही लैटिन लैंग्वेज में ऐसे चेंजेस नहीं आ सकते, ऐसे चेंजेस नहीं आते, इसलिए लैटिन को डेड लैंग्वेज कहा जाता है। इसीलिए जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं दे आर मेजरली इन लैटिन लैंग्वेज। तो यहाँ पे 3 पॉइंट तो हमने डिफरेंस के लिख लिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट तो हमने डिफरेंस के यहाँ पे लिख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। सो यहाँ पे वर्नैकुलर नेम्स जो होते हैं दे हैव नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, दे हैव नो सिग्निफिकेंस, या फिर वी कैन से दे आर जनरली मिसलीडिंग। जनरली क्या कैसे होते हैं? मिसलीडिंग होते हैं, यानी कि नाम कुछ और बता रहा है और असल में ये कुछ और है, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सो दैट इज सिल्वर फिश। तो अगर यहाँ पे हम सिर्फ इसका नाम देखें सो ऐसा लगेगा कि भाई ये कोई फिश होगी, लेकिन ये सिल्वर फिश नहीं है, ये एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो जनरली जो हमारे वर्नैकुलर नेम है या फिर लोकल नेम है ये कैसे होते हैं? दे आर मिसलीडिंग। साइंटिफिक नेम के बारे में आगे ही क्लासेस में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है, यानी कि जो क्राइटेरिया होता है एल्गी, प्लांट, एल्गे, एनिमल्स, वायरसेस, फंजाई, इन सबको जो नाम रखने का जो क्राइटेरिया होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? सो ICBN, ICZN, ICNCP, ICNB, ICVCN, यहाँ से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर रूल्स एंड रिकमेंडेशन क्राइटेरिया कि कैसे नाम रखा जाएगा इन ऑर्गेनिज्म का, इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए इनका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं या फिर इनका फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले है ICBN। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्रीवियसली इसे ICBN कहा जाता था, बट नाउ इट इज नोन एज ICN। ICN का जो फुल फॉर्म है दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये जो नाम चेंज हुआ है बच्चों, ये नाम चेंज हुआ है, ये जो नाम में चेंज हुआ है ये हुआ है इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस में। इंटरनेशनल बोटैनिकल कांग्रेस में ये नाम चेंज हुआ है। और कब चेंज हुआ है ये नाम? सो इट चेंज इन जुलाई 2011। जुलाई 2011 में ये नाम चेंज हुआ है ICBN से ICN। तो ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर है या फिर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है, ये यूज होता है नेमिंग ऑफ प्लांट्स, एल्गे एंड फंगाई के लिए, ठीक है। इन तीनों के लिए जो हम रूल्स एंड रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं या फिर क्राइटेरिया फॉलो करते हैं दैट इज इन ICBN। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड हम बात करते हैं अभी ICZN की। ICZN इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसको लिख लेते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जैसे हम समझ ही सकते हैं, जो टर्म है यहाँ पे जूलॉजी आया है, दैट मीन्स यहाँ पे किसकी नेमिंग के लिए ये यूज किया जाएगा? सो दैट इज एनिमल्स। एनिमल्स के नेमिंग के लिए यहाँ पे ICZN यूज होता है। अब ये जो थर्ड वन है दैट इज ICNCP। तो ये ICNCP क्या है? सो दिस इज इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जिसको हम क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं। कल्टीवेट प्लांट्स के लिए, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए या फिर क्रॉप प्लांट्स के लिए हम ICNCP का यूज करते हैं, क्रॉप प्लांट्स की नेमिंग के लिए। Now the next one is ICNB. ICNB stand for International Code of Nomenclature of Bacteria. International Code
of nomenclature of bacteria. Now the last one is, that is ICV-CN. So this is International Code of Virus Classification and Nomenclature. तो आई होप ये फुल फॉर्म जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको याद कर लेना। तो आई होप आज के सेशन में हमने जो कुछ भी कवर किया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।